दोस्तों, हमें आजकल अक्सर ये सुनने को मिल सकता है हमारे समाज में, हमारे परिवारों में कि आजकल मैं ऑफिस से घर लेट जाने का मेरा मन करता है। मैं घर पे जाऊं तो मेरा वाइफ से बात करने का मन नहीं करता है, बच्चों से बात करने का मन नहीं करता है। बात करने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कोई किसी तरह की झुंझलाहट पैदा नहीं हो जाए या किसी तरह का जो है टेंशन का टॉपिक ना चल पड़े। तो ये एक स्थिति पैदा होने लगी है, अधिकांश घरों में ऐसी स्थितियाँ रहती है। तो ये सब क्या है? ये होता है हमारी जो मैरिटल लाइफ है, हर एक घर में उनमें जो विघटन होने जा रहा है, उनमें जो बिखराव होने जा रहा है, उसकी एक स्थिति है। तो आज मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच, हम बात करने जा रहे हैं वैवाहिक जीवन के विघटन के कारण और इनके इफ़ेक्ट्स। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन क्या है? वैवाहिक जीवन का अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो ये अगर हम एक अनुमानित आंकड़ा इसका माने तो लगभग ये 6000 वर्ष पुराना एक कॉन्सेप्ट है जो शुरू हुआ था। इससे पहले लोग जो है 5 से 6000 वर्ष पहले जो लोग थे वो साथ साथ रहते थे, पर उनमें मैरिज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। साथ साथ बिना किसी शादी के बंधन के वो साथ रहा करते थे, मैरिज नहीं होती थी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ट्रेडिशनली इसको फॉलो किया जाने लगा, लोग साथ रहने लगे, एक परंपरा का निर्वाह करने लगा। इसमें अपनी एक लिमिटेशंस थी, उनको फॉलो करना मजबूरी होने लगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगी और उसको करते करते एक स्थिति ये भी आई कि इनमें आज विघटन बहुत तेज़ी से होने लगा है। अब ये विघटन होने लगा है तो क्या है? तो मैरिज लाइफ क्या है? व्हाट इज़ मैरिज लाइफ? विवाह क्या है? तो दोस्तों, विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह जीवन की जो नेचर है, प्रकृति है, वो ऐसी है कि मानव जीवन से संबंधित अनेक मूलभूत आवश्यकताओं की, जिसमें संतुष्टि, सिद्धियां और आत्म संतोष होता है। और कभी कभी इस सिद्धियों में, संतोष में की जगह जो है कटुता आ जाती है, असंतोष आ जाता है, समायोजन आ जाता है या कलह की स्थिति हो जाती है। तो अगर हम ये कहें कि इन सब के पीछे अगर कारण प्रेम और सहानुभूति की कमी है, तो यह सब अमनोवैज्ञानिक तथ्य कहलाएगा या अमनोवैज्ञानिक धारणा कहलाएगी। अगर हम इसे यूं कहें कि इन सब के पीछे, इस विघटन के पीछे, इस असमायोजन के पीछे दोनों में सुझावों की कमी है, दोनों में कंप्रोमाइज़ न करने की स्थिति है, दोनों में ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों में बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल जो है रीजंस हैं जिनकी वजह से ये विघटन हो रहा है। तो ये क्या क्या है, उस पर हम और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि मैरिज जो है या शादी जो है या वैवाहिक जीवन है, एक स्त्री और एक पुरुष के बीच होने वाला एक रिलेशन है। और इस रिलेशन को दोनों मिलकर पूरा करते हैं, दोनों इसको फॉलो करते हैं, दोनों इसके जो है ट्रेडिशनल जो लिमिटेशंस हैं उनको फॉलो करना उनकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ ये नहीं होती है वहाँ वहाँ विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से विवाह में विघटन आता है। तो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कारण, मैं मनोवैज्ञानिक कारणों पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं इसको बिना किसी तथ्यहीन बात के नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, पहला कारण जो बताने जा रहा हूं वो है स्वभाव की भिन्नता। अच्छे से पता है आपको, जब दो व्यक्तित्व, जिसमें एक स्त्री होता है एक पुरुष होता है, दोनों आपस में मिलते हैं और उनके बीच विवाह की जो है बंधन बनता है, तो ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का जो स्वभाव है वो कैसा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वभाव से सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, मृदभाषी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तेज तरार होते हैं, क्रोधी होते हैं, तीक्ष्ण जो है उनमें जो स्वभाव होता है, या मुंहफट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गंभीर होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर कुछ होते हैं और बाहर जो है जो निजी जीवन में कुछ और होते हैं, घर के अंदर भीतर कुछ और तरीके से रहते हैं। और लेकिन जैसे ही वो सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, वो लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत ही नेक दिल आदमी हूँ, बहुत ही मेरे परिवार के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाला आदमी हूँ, जबकि वो अपने निजी जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर दोनों के बीच में स्वभावगत भिन्नता है
तो उनमें वैवाहिक विघटन की स्थिति आ सकती है। तो पहला कारण हो गया कि उनके स्वभाव में अगर यही स्थितियाँ स्त्री में हो, अगर वो पुरुष धैर्यवान है, सहनशील है, बहुत जो है अपने आप में एडजस्टिव है, लेकिन स्त्री बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्थिति बहुत देर तक नहीं चल पाएगी। स्त्री को कहीं ना कहीं किस हद तक तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो रीज़न है क्या है, वो है स्वभाव की कठोरता। तो स्वभाव में कठोरता होना भी अपने आप में एक बड़ा रीज़न है। ये मानिए कि जब पति या पत्नी में किसी के भी स्वभाव में कठोरता होती है, कोई भी एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व अगर कठोर व्यक्तित्व वाला होता है, तो वो एक दूसरे पर व्यंग बाण करते हैं या उसमें जो है कमेंट पास करते हैं। तो जब कमेंट पास करते हैं तो उनमें कटुता बढ़ती है, कलह बढ़ता है और वैवाहिक विघटन होने लगता है। और अगर हम तीसरा रीज़न इसके देखें तो तीसरा रीज़न अपने आप में आता है पारस्परिक दोषारोपण। कोई भी तरह का दोषारोपण करना, एक दूसरे पर दोष मढ़ देना, यानी कि कोई काम हो रहा है, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर बच्चा ढंग से रह नहीं रहा है, अगर आसपास के माहौल में जो पड़ोस में माहौल ठीक नहीं है, तो पति पत्नी पर मढ़ देती है या पति पत्नी पर मढ़ देता है। तो ये जो इस तरह के जो पारस्परिक दोषारोपण होते हैं, जो चाहे निजी हों, ये शारीरिक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के दोष हो सकते हैं। अगर ये एक दूसरे पर अगर मरने लग जाते हैं तो वैवाहिक विघटन की दिशा आगे की ओर बढ़ने लगती है। अगर हम इसके जो है फोर्थ रीजन की तरफ जाएं, तो फोर्थ रीजन अपने आप में एक बहुत ही साइकोलॉजिकल रीजन है, जो है काम संबंधों में जो है सामंजस्य का अभाव या जो है सेक्स रिलेशंस में अनसेटिस्फैक्शन की स्थिति होना। दोस्तों, जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है, ये अपने आप में ड्राइव है, प्रणोद है। अगर इसकी संतुष्टि नहीं होगी और किसी तरह का इसमें डिफरेंसेस आएंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो दोनों में जो है सामाजिक जो उनका वैवाहिक जीवन है वो संतुलित अवस्था में नहीं रह पाएगा। दोनों में संतोषप्रद सुखमय जीवन की स्थिति नहीं रह पाएगी। दोनों एक दूसरे से खींचे रहेंगे, या ये कमी किसी भी तरफ से हो सकती है, स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष की भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सुख में नहीं रह पाएगी या ये ड्राइव अपनी पूर्ति नहीं कर पाएगा या सेक्स रिलेशन संतोषप्रद नहीं रह पाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, दोनों एक दूसरे से नाराज रहने लगेंगे, कलहपूर्ण स्थिति होगी, कटुता बढ़ेगी और वैवाहिक विघटन की स्थिति हो जाएगी। हम बात करें अगर इसके पांचवें कारण की तरफ, ये रीज़न की तरफ, तो इसमें आती है पारिवारिक स्थिति क्या है और व्यवस्था के संबंध में पारस्परिक समझदारी का क्या जो है अभाव है। तो इसमें ये देखा जाता है कि परिवार का आकार कैसा है, परिवार के प्रति जो है साज सज्जा, आधुनिक विलासिता की चीज़ों में के प्रति क्या सोच है। अगर ये सोच जो है अगर ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे पास साधन कैसे हैं, हम विलासिता के प्रति कितने झुकाव रखते हैं, तो धीरे धीरे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से, यानी कि स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से अगर डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दोनों में कटुता आने लगती है और वैवाहिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहाँ तक हम आर्थिक संसाधनों की बात करते हैं कि इनमें कमी होने लगती है, तो ये कितना रोल निभाते हैं, ये अपने आप में बड़ा रोल निभाते हैं दोस्तों। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कभी कभी बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पति पत्नी में को घोर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, या तो पति की डेथ हो सकती है, या पत्नी का जो है कोई बीमारी लंबी हो सकती है, पति की कोई लंबी बीमारी हो सकती है, या पति का नौकरी या बिजनेस घाटे में चला जाना हो सकता है, नौकरी छूट जाना हो सकता है। लेकिन ये जो भी हो, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जिसकी वजह से आर्थिक संकट आ जाता है, तो ये आर्थिक संकट भी वैवाहिक विघटन का एक कारण बन सकता है। तो यहाँ हमें बड़ा सजग रहने की जरूरत है। पत्नी के प्रति उतना ही केयरफुल और सिक्योरिटी की भावना उनको देनी चाहिए, उतना ही उनको तरहीस देनी चाहिए, उतना ही वेटेज देना चाहिए जितना उनको आर्थिक स्थिति प्रॉपर रहने के बाद रहते समय देते हैं, उतनी ही उनको एब्सेंस में देनी चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अधिक भौतिकवादी होना या आनंद भोगी होना,
देखिए हमारे ऊपर पश्चिम का बहुत प्रभाव पड़ता जा रहा है। पश्चिम में क्या होता है, आज शादी इससे हुई, 2 साल बाद दूसरे से हुई, 3 साल बाद फिर दूसरे तीसरे से हुई, तो ये बड़ी भौतिकतावादी लाइफ हो गई। यहाँ पर भौतिकतावादी लाइफ की बात करूँ तो अगर आप के पास किसी के पास इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया है, अच्छी होती जा रही है, तो वो शादियां बड़ी जल्दी तोड़ता है। और ऐसा हम देखते हैं हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है। और आजकल तो हर सोसाइटी में जहाँ पर पैसे का जहाँ ज़्यादा, अर्थ का जहाँ ज़्यादा इफेक्ट आता है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, अपनी मैरिज लाइफ को ज़्यादा खींच नहीं पाते और बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, वैवाहिक विघटन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिलेशन यानी कि अपनी संतुष्टि, काम संतुष्टि जो है अपने आप में बड़ा फैक्टर निभाती है, और इसके चलते हुए उनमें जो है वैवाहिक विघटन हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट रीजन की या 8वें रीजन की बात करें कि क्या ऐसा कारण है, तो इसमें है तीव्र सामाजिक परिवर्तन में। तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन में पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज रहती थी, सब महिलाएं मिलजुल कर काम करती थी। आजकल महिलाएं एकल परिवार में तो रहना चाहती हैं, लेकिन एकल परिवार में जब वो रहने लगती हैं तो किसी भी कारणवश लोगों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थ का इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी कि खर्चा बढ़ जाता है, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर का काम बढ़ जाता है, निभाना उसे ही पड़ता है। तो धीरे धीरे ये एंजाइटी, फिर टेंशन, फिर डिप्रेशन, और फिर घर में कलह होना, फिर पति से झगड़ना या पति पत्नी आपस में झगड़ना, और ये सब कारण होने लग जाते हैं जो वैवाहिक विघटन की दिशा में आगे की तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा जो 9th रीज़न है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। वो ये है कि आप इमोशनली जो है इमेच्योरिटी जो है अगर हो जाती है किसी में भी, चाहे पत्नी में हो चाहे पत्नी में हो, तो वो अपने आप में, अरे भाई जब आप प्यार दिखाने के लिए, क्रोध दिखाने में 2 मिनट का समय नहीं लगता है, आप बिफोर मैरिज आप उसके सामने ऐसे पेश आते हैं किसी महिला के लिए कि आप बहुत ही बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत ही लॉयल हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही आप में सहन शक्ति वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो भाई आप शादी के बाद क्यों नहीं करते ये सब चीज़ें? क्या फिर वो आफत नज़र आ रही है? क्यों आप अपने प्रेम संबंधों का जो है प्रेम, जितने भी उसके प्रति थॉट्स हैं, अच्छे फीलिंग्स हैं, जो ये जब क्रोध एक अपने आप में इमोशन है तो प्रेम भी अपने आप में एक इमोशन है। तो आप उसका एक्सपोजर खुले रूप से कीजिए ना, चाहे फैमिली में बच्चे बैठे हों, कोई भी बैठे हों, आपको बोलने में हर्ज क्या है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं। अगर आप शाम को उसको खींच कर बात करने के बजाय बड़े प्यार से उसको ऑफिस से आते हुए बड़े इज्जत से रेस्पेक्टिवली उसको जवाब दें कि भाई कैसा रहा आज का दिन, तो आप अपने जो इमोशंस है उनको एक्सपोजर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और उसका आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप अपने बच्चों के सामने, आप अपने आसपास के माहौल में, आप अपने परिवार में जितने इज्जत से, जितने रेस्पेक्ट से अपनी वाइफ के साथ बिहेव करेंगे, उतना ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि वैवाहिक विघटन नहीं होगा। अगर हम बात करें कि आपस में फेथ का क्या स्थिति है या फेथ अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होनी चाहिए वैवाहिक विघटन के लिए, तो सर बात ऐसी है, साफ सुथरी सी बात है कि अगर कामकाजी महिला है, अगर 1 घंटे लेट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी और अन्य इधर उधर के फालतू कामों में लिप्त है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके आते वक्त गाड़ी रास्ते में भीड़ हो सकता है वो ऑफिशियल काम से लेट हो रही हो। अब आप उसके बारे में कयास लगाएं इधर उधर के फालतू के, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और अगर आप किसी काम से, मीटिंग से बाहर 2 दिन के लिए जा रहे हैं और पीछे से महिला ये कयास लगाए कि नहीं ये मुझे झूठी मनगढ़ंत कहानी कही जा रही है, ये कहीं घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं कहीं, और आप लेट हो रहे हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है, महिला कर्मी का, सहकर्मी का फ़ोन आ रहा है और वो आप पे बेवजह के डाउट्स कर रही है, तो फिर तो ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो यहाँ पर फेथ होना बेहद ज़रूरी है। शादी एक ऐसा रिलेशन है जो फेथ पर टिका होता है, जहाँ पर आपको फेथ रखना ही रखना ज़रूरी है। और ये अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, आपस में समझना है कि आप अपने जीवन साथी पर कितना फेथ रखते हैं, आपको उन पर कितना विश्वास है। तो ये बेहद ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। तो ये 10 कारण मैंने आपको बताए जो कि वैवाहिक जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों
अगर हम इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, अगर ये सारे कारण जब होने लगते हैं एक घर में, परिवार में जब होने लगते हैं, तो इसके बहुत से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें महिला या पुरुष दोनों को एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है। बच्चों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ सकती है, फोबिया डेवलप हो सकता है, और उनकी पर्सनैलिटी में कई सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकता है, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, जो एक के बाद एक बाद में जनरेशन में जा सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं, जो हमारे जीवन साथी हैं, हम एज ए मैं साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट आपको ये सलाह दूंगा कि हमको उनके स्वभाव के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके कदम से। ये गाड़ी के दो पहलू हैं, अगर हम पैर में एक पैर को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पीछे रह जाता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे रहने वाला है इसलिए पीछे रह गया, ये नहीं है। ये एक स्थिति है जो बनाए रखनी है, दोनों बराबर हैं। अगर महिला आगे भी निकलती है तो हमें बड़ा खुश होना ज़रूरी है, खुश होना चाहिए, हमें बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी बातों को बहुत ही शांति से सुनना चाहिए, और उनका सम्मान सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, अपने प्रेम का प्रदर्शन भी सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, ताकि आप उनको पूरा प्रॉपर वेटेज उनको नज़र आए, और उन पर फेथ रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो आपका ये विघटन बहुत ही कम स्थितियों में हो पाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इन साइकोलॉजिकल रीजंस को आप पॉजिटिवली समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि हमें और क्या क्या स्थितियां सुधार सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां आजकल कहीं ना देखने को सुनने को मिल सकती है, तो हम एडवाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।